हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ महिमा लहरिया। स्टूडेंट्स, आज हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हिंदी में पढ़ने जा रहे हैं। ऑलरेडी ये वीडियो मैंने इंग्लिश में अपलोड किया हुआ है। सो स्टूडेंट्स, आपने जैसे हम कभी बॉन्डिंग की बात करते हैं ना, कोई भी हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो जनरली आपने कोवलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड पढ़ा है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉम्प्लेक्सेस, जब हम किसी कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो वहाँ पर किस टाइप से बॉन्डिंग होती है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम फर्स्ट हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखा था। नाउ वी आर स्टडिंग द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सबसे पहले हमारे ब्रेथे एंड वैन ब्लैक ने दिया था। और ये थ्योरी जब भी हम किसी भी कॉम्प्लेक्स को देखते हैं, ये थ्योरी हमारी मेटल और लिगैंड मीन्स किसी भी कॉम्प्लेक्स में मेटल और लिगैंड के बीच में किस टाइप की बॉन्डिंग है उसको समझाता है। जैसे कि अगर हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स देखें तो हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जनरली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, Ml6। तो यहाँ पर हमारा मेटल होगा सेंटर में और 6 लिगैंड्स रहेंगे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में। तो हमारा जो मेटल और लिगैंड की जो बीच की बॉन्डिंग रहेगी वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर की होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर मतलब जो हमारा लिगैंड है, लिगैंड्स क्या होते हैं, जनरली उन पे नेगेटिव चार्जेस होते हैं और जो हमारा मेटल होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी किस पर बेस्ड रहती है? इट्स बेस्ड अपॉन द अट्रैक्शन बिटवीन द नेगेटिवली चार्ज लिगैंड एंड द पॉजिटिवली चार्ज मेटल एटम। मीन्स जब हमारा कोई भी नेगेटिवली चार्ज लिगैंड पॉजिटिवली चार्ज मेटल एटम के पास आता है तो उनके बीच में अट्रैक्शन होता है और उस अट्रैक्शन के कारण हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है। मीन्स क्रिस्टल फील्ड थ्योरी टोटली किसके ऊपर आधारित है? हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द मेटल एंड द लिगैंड। अब हम इसको डिटेल्स में देखते हैं। मेन फीचर्स क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के निम्नानुसार हैं। पहला, कॉम्प्लेक्स किसके द्वारा बनाया जाता है? एक सेंट्रल मेटल आयन जो कि वेरियस लिगैंड से सराउंडेड रहता है। कॉम्प्लेक्स एक कॉम्बिनेशन होता है मेटल और मेटल आयन जिसमें कि वेरियस लिगैंड्स अटैच रहते हैं। लिगैंड्स क्या होते हैं? या तो ये नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होते हैं जैसे कि F-, Cn-, या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जैसे H2O और अमोनिया एक्सेट्रा। Then third point, the attraction between the central metal and the ligand in a complex is perfectly electrostatic in nature. Means जब हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, बॉन्डिंग होती है, वो टोटली आयोनिक टाइप की बॉन्डिंग होगी। यहाँ पर हमने ओवरलैपिंग को कंसिडर नहीं करते हैं, ये परफेक्टली इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर होता है। फोर्थ पॉइंट, व्हेन द लिगैंड अप्रोचेस द मेटल आयन, जब भी कोई लिगैंड मेटल के पास अप्रोच करते हैं तो उनके बीच में जो इंट्रैक्शन होता है बिटवीन द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एंड अवर सेंट्रल मेटल आयन, तो क्या होगा? वहाँ पे जो हमारा मेटल आयन होगा उसके जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, डी ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो लिगैंड का नेगेटिव चार्ज होगा उनके बीच आपस में बहुत अधिक रिपल्शन होगा। मीन्स क्या होगा बेटा? हमारा जो मेटल होता है उस जनरली हमारे कॉम्प्लेक्स कौन बनाते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स है ना। तो ट्रांजिशन मेटल्स हमारे डी ब्लॉक मेटल्स। तो डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स रहेंगे उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। और जो हमारा लिगैंड होता है उसके पास भी नेगेटिव चार्ज होगा, मतलब उनके पास आइदर दे आर द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, अगर वाटर है या अमोनिया है तो वहाँ पर क्या डाइपोल्स होते हैं। तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर रिपल्शन होने लगेगा। मीन्स जब कोई लिगैंड मेटल के पास आता है सो लिगैंड का नेगेटिव चार्ज और हमारे जो मेटल के डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में जो नेगेटिव चार्ज होता है उनमें काफ़ी सारा रिपल्शन होता है। और ये रिपल्शन फोर्स के कारण हमारे जो डी ऑर्बिटल्स होती है उनकी जो एनर्जी होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और जब हमारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी तो क्या होगा? वहाँ पे जो लिगैंड्स मेटल के रास्ते में आएंगे वो उनकी एनर्जी को बढ़ा देंगे, डी ऑर्बिटल्स, एंड जो हमारे 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। सो वी कैन से दैट एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स विच आर फाउंड डायरेक्ट इन द वे ऑफ लिगैंड इंक्रीजेस एंड अदर ऑर्बिटल डिक्रीजेस। मीन्स हमारे 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं dxy, dyz, dz2, dx² माइनस y²। तो जो ऑर्बिटल्स लिगैंड के रास्ते में आएंगे उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी और जो ऑर्बिटल्स लिगैंड के रास्ते में नहीं आते हैं उनकी एनर्जी घट जाएगी। डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो 2 ग्रुप में स्प्लिट हो जाते हैं, दैट इज अवर T2g और EG। मीन्स जो हमारे 5 डी ऑर्बिटल्स हैं दैट इज अवर 3dxy, dyz, dzx, dx² माइनस y² dz², वो लिगैंड के आने से उन 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। मीन्स लिगैंड्स का नेगेटिव चार्ज और जो डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका नेगेटिव चार्ज में रिपल्शन होता है और उस रिपल्शन के कारण जो हमारे 5 डी ऑर्बिटल्स जिनकी इक्वल एनर्जी होती है वो अब
डिस्टर्ब हो जाती है। मीन्स जो हमारे 5d ऑर्बिटल्स होते हैं, किसी की एनर्जी घट जाएगी, किसी की एनर्जी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर डायग्राम में आप देख रहे हैं 5 लाइन्स है, ये 5d ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट्स करती हैं। अगर ऑक्टाहेड्रल केस की हम बात करेंगे तो जो हमारे eg ऑर्बिटल्स होते हैं, मतलब हमारे dx² माइनस y² और dz², मीन्स ये हमारे एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं, इनके लोब्स एक्सिस पर रहते हैं, इन लिगेंड्स इनके थ्रू आएगा तो इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और जो हमारे T2G ऑर्बिटल्स है उनकी एनर्जी घट जाएगी। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को? द स्प्लिटिंग डिपेंड्स वेदर द लिगेंड्स आर अरेंज्ड in an octahedral, tetrahedral or square planar way around the central line. This effect is known as crystal field splitting. मीन्स जो स्प्लिटिंग हो रही है डी ऑर्बिटल्स की दो ग्रुप में, वो टोटली किस पर डिपेंड करेगा कि हमारे जो अरेंजमेंट है किस टाइप से लिगेंड्स अरेंज होते हैं, वेदर ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में। कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ मेटल बॉन्ड बिटवीन लिगेंड एंड मेटल इज नॉट एक्सप्लेन, मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के द्वारा हम जो हमारा कोवलेंट कैरेक्टर है उसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डी ऑर्बिटल्स एंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करेंगे तो ये डायग्राम में हमको दिख रहा है मेटल हमारा सेंट्रल में है और 6 लिगेंड्स उसके चारों तरफ प्रेजेंट हैं, और हमारा कॉम्प्लेक्स हम ml6 से रिप्रेजेंट करते हैं। और जस्ट वी कैन सी द किस टाइप से हमको उसका जो डायग्राम होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को बनाना रहता है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं हमारे जो डी ऑर्बिटल्स हैं 5, ये हमारे स्टेट 1 मीन्स दे हैव द लो एनर्जी, और जब हम इनको कोई भी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो दे विल जंप इनटू द हायर एनर्जी स्टेट, है ना। तो उनका एनर्जी बढ़ जाएगा, 5d ऑर्बिटल्स हायर एनर्जी स्टेट में आ जाएंगे, स्टेट 2 में। और जब कोई लिगैंड आएगा तो ये जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं 5, वो दो ग्रुप में बढ़ जाते हैं, दैट इज Eg एंड T2G। तो ऑक्टाहेड्रल के केस में क्या होता है, जो हमारे Eg ऑर्बिटल हैं वो लिगेंड्स के रास्ते में आते हैं, और लिगेंड्स पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, और मेटल के डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो दोनों में रिपल्शन के कारण हमारी एनर्जी बढ़ जाती है, और जो हमारे ऑक्टाहेड्रल के केस में जो हमारे Eg ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, मतलब हमारे जो एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं dx² माइनस y² dz² ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ जाती है, और जो हमारे T2G ऑर्बिटल्स हैं dxy dyz dzx उनकी एनर्जी घट जाती है। और ये जो एनर्जी डिफरेंस हमको देना है, ये हम पूरा ब्लैक लाइन से आप देख रहे हैं, दैट इज टोटल इज डेल्टा O, और इसको हम 10dq, पूरी जो एनर्जी होती है हमारी दोनों लेवल्स में T2G और Eg के बीच, वो हमारी डेल्टा होती है। इसी को हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इन दोनों का टोटल या तो हमारा 10dq होगा, या हम इसको 1 डेल्टा O से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो हमारे Eg ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी कितनी बढ़ेगी, उनकी एनर्जी प्लस 0.6, और हमारे जो T2G ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी कितनी घटेगी, दैट इज अवर माइनस 0.4 डेल्टा O। सो दिस इज सिंपल, आप आराम से इसको लर्न कर सकते हैं। एंड डायग्राम्स को देखने के लिए मेरा सेम वीडियो है इन इंग्लिश में, प्लीज़ गो थ्रू द डायग्राम्स। एग्जाम में अगर आपसे डायरेक्ट पूछते हैं कि आपको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेन करना है, तो आप इस टाइप से लिख सकते हैं, जब कोई भी लिगैंड हमारा अप्रोच होता है एक्सिस से, मींस एक्सियल ऑर्बिटल्स के थ्रू, दैट इज अवर dx² माइनस y² एंड dz², तो हमारे एक्सियल ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ जाती है जो लिगैंड्स को फेस करते हैं, और उनकी एनर्जी ज़्यादा रिपल्शन होने के कारण उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। और कितनी एनर्जी बढ़ती है हमारी, या तो हम 0.6 डेल्टा हो या फिर 6dq। इसी प्रकार जो हमारे नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स रहेंगे dxy dyz dzx और T2G ऑर्बिटल्स, उनकी एनर्जी डिक्रीज हो जाती है 0.4 डेल्टा O या 4dq से। कभी कभी वो 1 मार्क में भी पूछते हैं, एक्सप्लेन द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, तो आप लिख सकते हैं। और ये जो डिफरेंस रहेगा इन दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी में, दैट इज T2G और Eg, उसी को हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और इसको हम डेल्टा O या 10dq से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जब भी आपको वर्ड सुनाई देता है तो हमें मीथेन का मॉलिक्यूल याद रहना चाहिए। मीथेन का मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं, सेम वैसे ही हमारा कोई भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस रहेगा। और जब हम बात करेंगे, जब इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स लिगैंड मेटल के पास आएगा तो यहाँ पे नॉन एक्सियल रूट से आएगा, मतलब हमारे जो 3 ऑर्बिटल हैं जो नॉन एक्सियल होते हैं, दैट इज अवर dxy dyz एंड dzx, उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। मीन्स हमारा जैसे ऑक्टाहेड्रल में
ईजी ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ती है, जबकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हमारी जो हमारे नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी बढ़ती है, दैट इज अवर डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स की एनर्जी ज़्यादा रहेगी। और इधर पर कितना हमारा, और जो हमारे ईजी ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी कितना कम हो जाएगी, दैट इज अवर 6d क्यू। और जो हमारे T2g ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी कितनी बढ़ जाएगी, 4d क्यू। या फिर हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, डेल्टा टी से। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं, इन द फ्री आयन स्टेट अवर 5d ऑर्बिटल्स लोअर एनर्जी स्टेट में थे हमारे, T2g प्लस EG। जब हमने इसका हायर एनर्जी स्टेट, जब वो हायर एनर्जी स्टेट में जंप करते हैं, दैट इज अवर, उनका लेवल बढ़ जाएगा एनर्जी स्टेट्स। एंड जब कोई लिगैंड अप्रोच करेगा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, तो वो हमारे दो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएंगे, T2g एंड EG। मीन्स हमारे जो नॉन एक्सियल रूट है, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं DXY, DYZ, DZX, उनकी एनर्जी बढ़ जाती है और EG की एनर्जी घट जाती है इन केस ऑफ अवर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। कि हमारे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में और हमारे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की जो एनर्जी है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, उनमें क्या रिलेशन है। तो जो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग है वो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग की जस्ट हाफ होती है, मीन्स इट इज़ 4/9 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। और हम क्या लिख सकते हैं, इट इज़ इक्वल्स टू 0.45 टेट्राहेड्रल, सॉरी डेल्टा ओ, मीन्स डेल्टा इज अ साइन फॉर अवर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एंड ओ हमारा ऑक्टाहेड्रल को बताता है, टी हमारा टेट्राहेड्रल को बताता है। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स अप्रॉक्सीमेटली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के जो CF है, मीन्स क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की जस्ट हाफ होती है। और हम अगर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में कंपेयर करेंगे, तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में जो स्प्लिटिंग होती है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की 1.3, मीन्स इट इज़ 1.3 into द वैल्यू ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग किस में होगी, हमारी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में, फिर हमारी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, फिर सबसे कम हमारी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग होती है। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं टेट्रागोनल कॉम्प्लेक्सेस में कैसे हमारी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है। सो टेट्रागोनल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के जो जेड एक्सिस वाले 2 ट्रांस लिगेंड होते हैं उनको थोड़ा दूर कर देते हैं कैटायन से। तो जब हमारा डिस्टेंस बढ़ जाएगा लिगेंड्स का, जेड एक्सिस वाले ट्रांस लिगेंड्स दूर हो जाएंगे, तो जब भी कोई हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है तो क्या होगा, जब लिगेंड आएगा तो ये हमारे जो लिगेंड है जेड एक्सिस वाले लिगेंड्स, और वो सब ऑर्बिटल होंगे जो जेड एक्सिस पर लाई करते हैं। कौन से ऑर्बिटल्स हमारे जेड एक्सिस वाले होते हैं, DYZ, DZX और DZ²। ये 3 ऑर्बिटल्स में सबसे कम रिपल्शन होगा, और सबसे कम रिपल्शन होने के कारण इनका जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी वैल्यू है वो भी कम हो जाएगी। ओके, सो जब हम 2 ट्रांसलिगेंड्स को जेड एक्सिस से दूर कर देते हैं मेटल के, हमको क्या मिलेगा, हमको एक टेट्रागोनली डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर मिलता है। क्या लिखेंगे आप इसमें, कि जब टेट्रागोनल ज्योमेट्री होती है तो 2 लिगेंड्स हमारे जेड एक्सिस वाले, उनका डिस्टेंस हम बढ़ा देते हैं सेंट्रल मेटल एटम से। और कौन कौन से हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं जेड एक्सिस पर, DZ², DXZ, DYZ, इन तीनों में रिपल्शन लेस होगा। और जब कम रिपल्शन होता है तो हमारी एनर्जी भी कम हो जाती है। इसको डायग्राम से देख सकते हैं आप। सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल का देख लीजिए। ऑक्टाहेड्रल में हमारे जो जेड एक्सिस हमारे EG ऑर्बिटल्स थे उनकी एनर्जी ज़्यादा थी। जो हमारे टेट्राहेड्रल होते हैं उसमें T2g की एनर्जी ज़्यादा होती है, जबकि हमारे टेट्रागोनल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में स्पेशली आपको क्या देखना है, जो हमारे Z वाले ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी कम होती है, इसलिए दे फील लेस रिपल्शन एंड देयर एनर्जी इज लेस। ओके, नेक्स्ट वी विल सी अबाउट द स्क्वायर पिरामिडल और टेट्रागोनल में हमारा जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डायग्राम रहेगा वो ये रहेगा। और स्क्वायर प्लेनर में इसके आगे जो डायग्राम है वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस का क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एक्सप्लेन करता है। अब हम देखते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कैसे होती है। तो इसमें हमको क्या करना है, जो हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के जेड लिगेंड्स हैं, जो जेड एक्सिस वाले लिगेंड्स हैं, उनको हम पूरी तरह से हटा देते हैं। डायग्राम में आपको क्लियर होगा, जो हमारे 6 लिगेंड्स हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स वाले, उनको हम टोटली 2 लिगेंड्स को हटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। सो व्हाट वी कैन राइट, हम क्या लिख सकते हैं इसको,
when two ligands on the z-axis are taken away, so in this process the force of repulsion between the ligands moving away, dz square, dyz and dzx orbitals will go on decreasing. तो वही है, z जब आपने z-axis वाले ligands को हटा ही दिया है तो z-axis वाले जो हमारे d orbitals होते हैं वो सबसे कम रिपल्शन फील करेंगे और रिपल्शन कम होने के कारण उनकी एनर्जी फर्दर डिक्रीज हो जाएगी, जिसको कि हम डायग्राम में आसानी से समझ सकते हैं। जो आपके z ऑर्बिटल्स वाले ऑर्बिटल्स थे उनकी एनर्जी और कम हो गई है। टेट्रागोनल और स्क्वायर पिरामिडल कॉम्प्लेक्स के कंपैरिजन में स्क्वायर प्लेनर में सबसे कम एनर्जी होगी हमारे z ऑर्बिटल्स की। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर योर ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर एंड योर टेट्रागोनल स्क्वायर पिरामिड कॉम्प्लेक्स। तो आप कंपैरिजन भी देख सकते हैं और ये डायग्राम आप बनाकर सभी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले आपको ऑक्टाहेड्रल बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, क्योंकि जनरली एग्जाम्स में ऑक्टाहेड्रल ज़्यादा पूछा जाता है देन टेट्राहेड्रल। और कंपैरेटिवली डायग्राम अगर आप समझ जाएंगे तो आप एनर्जीज जैसे जैसे जिस ऑर्बिटल्स को हमने लोअर में रखा हुआ है ना, जैसे ये नीचे है ये हमारा ऑर्बिटल, तो डेफिनेटली इसकी एनर्जी कम है। ये ऑर्बिटल हमारा ऊपर है डी जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, उसकी एनर्जी ज़्यादा है। सो डू वॉच, डू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।